हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो लास्ट यूनिट इकोलॉजी के तीनों चैप्टर के पीवाईक्यूज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। 4 यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आप बायोनीति आरआरजी पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सारे के सारे चैप्टर्स की वन शॉट वीडियोस भी आप वहां से देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। PYQs from the chapter organism and population। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ बेयर एस्केप फ्रॉम द स्ट्रेसफुल टाइम इन विंटर। देखिए, दो टाइप की एक्टिविटीज होती हैं। एक होता है हाइबरनेशन और दूसरे को कहते हैं बच्चों एस्टिवेशन। हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन दो वर्ड्स होते हैं। तो जब विंटर में ये प्रोसेस होती है तो उसको कहा जाता है हाइबरनेशन, और समर में जब ऑर्गेनिज्म अपनी एक्टिविटीज को, अपना टाइम जो है स्ट्रेसफुल या अनफेवरेबल कंडीशन को पास कर देता है, देन इट इज नोन एज एस्टिवेशन। फ्रॉग एस्टिवेशन भी शो करते हैं, जबकि बियर में हाइबरनेशन देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, याद रहेगा आपको। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ which on the basis on which an organism occupies space in its community or surrounding। देखिए, अगर मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि देयर आर डिफरेंट लेवल्स। स्टार्ट करते हैं बेसिक से। बेसिक लेवल क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? इंडिविजुअल। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स क्या बना देता है? पॉपुलेशन। कि सिमिलर टाइप के इंडिविजुअल्स क्या बना देंगे? पॉपुलेशन। पॉपुलेशंस मिलके क्या बना देती है? एक पॉपुलेशन होगी, ये दूसरी पॉपुलेशन, ये तीसरी एंड सो ऑन। देन इट इज नोन एज कम्युनिटी। कम्युनिटी से बायोम की फॉर्मेशन हो जाती है। सो दिस लेवल इज मीन्स ऑक्यूपाइड ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि किस हायरार्की में किस लेवल पे वो ऑर्गेनिज्म है, उसके हिसाब से उसका जो पोजीशन है, वो स्पेस है, वो स्पेसिफाई किया जाता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेक्शन बताना है जो सकर फिश और शार्क के बीच में होता है। अगर आपको याद हो, शार्क फिश एक बड़ी सी फिश होती है और जो सकर फिश है उसके नीचे की तरफ सर्वाइव करती है। तो जो वहां से जो शार्क जब फूड लेती है तो जो पार्टिकल्स बच जाते हैं वहां से वो अपना फूड ले लेती है। ठीक है, लेकिन ये जो शार्क है उसको किल भी कर देती है। तो ये शार्क लार्जर एनिमल्स हैं तो वो प्रीडेटर कहलाता है, जो स्मॉल फिशेज हैं वो प्रे कहलाती हैं। और ये इंटरेक्शन क्या हो गया बेटा? पैरासिटिज्म हो गया। प्रीडेटर और प्रे दो वर्ड होते हैं ना। जो लार्ज साइज एनिमल्स होते हैं नॉर्मली वो दूसरे को, स्मॉल साइज वाले को खा जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू एनिमल्स लाइक फिशेज एंड स्नेल अवॉइड समर रिलेटेड अनफेवरेबल कंडीशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, क्या कहते हैं उसको? एस्टिवेशन। समर्स में एस्टिवेशन होता है, समर स्लीप जिसको कहते हैं। और विंटर्स में वो प्रोसेस क्या कहलाती है बच्चों? विंटर्स में उसको क्या कह देते हैं? हाइबरनेशन। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, वन ऑफ द टू स्टेनोथर्मल एंड यूरीथर्मल शोज वाइड रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ एंड वाई। यूरी का मतलब वाइड वेराइटी, यूरी वाइड रेंज, एंड स्टेनो का मतलब होता है नैरो। तो सीधी सी बात है, जो वाइडर अडेप्टेशन शो करेगा उसके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। चाहे वो यूरी हेलाइन है अगर सैलिनिटी की बात करें, यूरी थर्मल है अगर हम टेम्परेचर की बात करें, तो वाइडर अडेप्टेबिलिटी वाला ऑर्गेनिज्म ज्यादा सक्सेसफुली सर्वाइव कर पाएगा बच्चों। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर। मैंने आपको पढ़ाते टाइम भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज एक एरिया में सर्वाइव करती हैं तो बहुत लंबे टाइम तक वो कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती। जो इंफीरियर स्पीशीज होगी वो इवेंचुअली एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं? गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि दो क्लोज रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर सेम रिसोर्सेज कैन नॉट सर्वाइव कोएग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कंपीटिटिवली इंफीरियर स्पीशीज विल बी एलिमिनेटेड इवेंचुअली। बार्नेकल का मैंने एग्जांपल बताया था। अगर आप में से किसी को याद हो तो इसका इंफीरियर कौन होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। बार्नेकल सुपीरियर होता है, वो जब तक रहेगा तब तक दूसरी स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर सकती। चलिए, वाई कैटल्स एंड गोट नॉट सीन ग्रेजिंग ऑन द फील्ड विद कैलोट्रोपिस। ये भी जो प्रे ऑर्गेनिजम्स हैं वो कुछ डिफेंस टेक्निक्स डेवलप कर लेते हैं। जैसे कैक्टस के केस में वो डिफेंस टेक्निक क्या होती है? स्पाइन्स होते हैं। इसी तरह कैलोट्रोपिस के केस में ग्लाइकोसाइड केमिकल्स वो सिक्रीट करते हैं जो हाईली पॉइजनस होते हैं प्रेडेटर के लिए। ठीक है, तो एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो कैलोट्रोपिस शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डू ऑर्गेनिज्म सस्पेंड देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी टू सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन, एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ एनी 4 एग्जांपल्स। ठीक है, तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इसकी, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हाइबरनेशन की बात कर ली हमने, हमने एस्टिवेशन की बात की, हमने सस्पेंड की बात की, हमने डायपोज की बात की। एस्टिवेशन, डायपोज एंड सस्पेंड, ये 4 वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको डिफरेंसेस बताने हैं पैरासिटिज्म और कंपटीशन के बीच में, और एक एक एग्जांपल देना है। तो पैरासिटिज्म क्या है, एक को बेनिफिट एक को नुकसान होता है, ठीक है, लेकिन कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है, दोनों स्पीशीज को नुकसान होता है। यहाँ पे जो प्रेडेटर होगा बच्चों वो बेनिफिट उठाता है, और जो प्रे स्पीशीज होती है, प्रे ऑर्गेनिज्म होता है, उसको नुकसान होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, आप इसमें दो तरह के पैरासाइट होते हैं। एक्टो पैरासाइट की बात करें तो लाइस हो गई हमारे हेड में, और एंडो पैरासाइट की बात करें ह्यूमन बॉडी में तो इकोलाई हो गया इंटेस्टाइन में, ठीक। इसी तरह अगर कंपटीशन की बात करें तो हार्बीवोर्स और जो प्लांट्स हैं एक ही एरिया में अगर ग्रो करते हैं तो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक अब जो इनमें होगा कि दोनों स्पीशीज जो कंपटीशन फेस करती हैं उसमें ऐसे मैकेनिज्म को इन्वॉल्व कर देती हैं जिससे कि वो को एग्जिस्ट कर सके, ठीक है। इसी तरह पैरासिटिज्म में भी होस्ट अगर चेंज करता है अपने आप को तो पैरासाइट भी अपने आप को चेंज कर लेता है जिससे वो को इवॉल्व हो सके, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्नस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, जिसको हम क्या कहते हैं, कौन सी ग्रोथ कर्व होती है ये, एक्सपोनेंशियल है या लॉजिस्टिक है? चलिए बताइए फटाफट। इट इज एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक ग्रोथ, कि जहां पे रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तो सिग्मोइड ग्राफ इज ऑब्टेन्ड, कि सबसे पहले लैग फेज आएगा, लैग फेज के बाद लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज, अब आपको याद आ गया होगा, एक्सपोनेंशियल फेज आ जाता है, एंड फाइनली स्टेशनरी फेज आ जाता है जहां पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है, तो ये स्टेशनरी फेज है। तो सिग्मोइड ग्राफ इज ऑब्टेन्ड। आर इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ, के कैरिंग कैपेसिटी है यहां पर बच्चों, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, और एन है इनिशियली जो पॉपुलेशन थी, और डी एन अपॉन डी टी इज ग्रोथ सॉरी पॉपुलेशन एट ए पर्टिकुलर टाइम टी, क्लियर। तो जब लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ और स्पीशीज जब ग्रो करती है, लैग फेज फॉलोड बाय एक्सेलरेशन और लो फेज एंड देन डिसेलरेशन या स्टेशनरी फेज, तो एसिम्प्टोट पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है जहां पे कैरिंग कैपेसिटी पहुंच जाती है, वहां पे और ज्यादा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते हैं बच्चों। ब्रूड पैरासिटिज्म, क्लासिकल एग्जांपल मैंने बताया था कुको और क्रो का, क्योंकि जो क्रो है वो बड़ा स्मार्ट है, कुको के नेस्ट में अपने एग्स ले कर देता है, वो बेचारी भोली भाली उसके एग्स को हैच करवा देती है, ठीक है। उसके बाद वो उड़ जाते हैं, क्योंकि दोनों के एग्स कलर शेप और साइज में बच्चों ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, तो कुको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाती। तो ब्रूड पैरासिटिज्म बच्चों एक ऐसी कंडीशन है जहां पे बर्ड ले कर देता है अपने एग्स दूसरे बर्ड के नेस्ट में, और दूसरा बर्ड उसको इंक्यूबेट करता है। एग्जांपल है कुको बर्ड ले एग्स इन द, और इवोल्यूशन के टाइम पे एग ऑफ कुको बर्ड हैव बिगन टू रिजेंबल विद एग ऑफ क्रो, ठीक है। तो ये ब्रूड पैरासिटिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ ह्यूमन बॉडी मेंटेन्स कांस्टेंट टेम्परेचर समर और विंटर्स में, उस प्रॉपर्टी को बच्चे कहते हैं, उस फीचर को बच्चों कहा जाता है, एक वर्ड होता है होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस की एबिलिटी है ऑर्गेनिज्म की कि कीप इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल चेंजेस। होम्योस्टेटिस प्रॉपर्टी होती है। तो समर्स में हम स्वेटिंग कर देते हैं, इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट आ जाता है। विंटर्स में क्या करते हैं, जब बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है तो शिवरिंग होती है। शिवरिंग इज अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये इनहेरेंट प्रॉपर्टीज है, इनबिल्ट प्रॉपर्टी है होम्योस्टेटिस, जिसके हेल्प से हम अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकते हैं, चाहे वो समर्स हैं चाहे वो विंटर्स हैं बच्चों। सर्टेन स्पीशीज ऑफ वास्प आर सीन इन फ्रीक्वेंटली विजिट फ्लावरिंग फिग ट्रीज। फिग ट्री और वास्प का जो एसोसिएशन था उसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म बच्चों। म्यूचुअलिज्म होता है कि जो फीमेल वास्प है वो अपने एग ले करती है फिग के फ्रूट में, ठीक है, और फिग प्लांट को क्या मिल गया, पोलिनेटर मिल गया। तो दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट हो गया, म्यूचुअल एसोसिएशन को म्यूचुअलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो इंटरेक्शन इज म्यूचुअलिज्म। फीमेल वास्प यूज द फ्रूट नॉट ओनली एज एग लेइंग साइट बट डेवलपिंग सीड्स विद इन द फ्रूट फॉर नरिशिंग देयर लार्वा, और बदले में वास्प को पोलिनेटर मिल गया, सॉरी वास्प एक्ट्स एज ए पोलिनेटर फॉर फिग प्लांट। याद रहेगा बच्चों। चलिए अब ये क्या दिया हुआ है, ये है एज पिरामिड के लिए पूछा गया था। स्टेबल, देखिए 3 तरह के पॉपुलेशन होती है, एक्सपेंडिंग, स्टेबल एंड डिक्लाइनिंग। अगर प्री रिप्रोडक्टिव नंबर मैक्सिमम है एज कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेजेस, तो नेचुरल सी बात है ये जो नंबर मैक्सिमम था, हाईएस्ट था, नियर फ्यूचर में प्री रिप्रोडक्टिव चला जाएगा रिप्रोडक्टिव में, और रिप्रोडक्टिव वाले चले जाएंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव में। तो नंबर रिप्रोडक्टिव का बढ़ेगा ना, क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव में मैक्सिमम है, तो नियर फ्यूचर में पॉपुलेशन साइज जो है वो एक्सपेंड करेगा। याद रहेगा आपको। चलिए 2 डिफेंस मैकेनिज्म जो बताने हैं, जो प्रे इवॉल्व कर लेता है
टू अवॉइड ओवर पॉपुलेशन ऑफ देयर प्रीडेटर। तो दो एग्जाम्पल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा कैमोफ्लेज होता है ना, जिससे वो अपने आप को जो लिविंग जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर होता है उसके हिसाब से चेंज कर लेता है। और मिमिक्री। तो एंटी प्रीडेटर एडेप्टेशंस जो है, जो डेवलप होती हैं इवोल्यूशन, वो हेल्प करती हैं प्रे ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइवल में अगेंस्ट द प्रीडेटर्स। पहला जैसा कि मैंने भी आपको बताया कैमोफ्लेज होता है, और दूसरा मैकेनिज्म है मिमिक्री, साउंड ऑफ अदर एग्रेसिव मैकेनिज्म। आपने कैमलियन को देखा होगा, चैमलियन को देखा होगा, है ना, तो वो कैमोफ्लेज शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, how constant environmental internal temperature beneficial to the organism and any two alternative ways by which organism can overcome stressful external conditions। तो ऑलरेडी मैंने बताया था कि होम्योस्टेटिस की हेल्प से हम अपना जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रख लेते हैं, जिससे कि एनर्जी लॉसेस बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो जो कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर है वो ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, वो एफिशिएंसी के साथ चलते रहेंगे, तो जिससे हमारी ओवरऑल एक्टिविटीज़ हैं वो अफेक्ट नहीं होंगी। तो दो मेथड जो अल्टरनेटिव्स हैं जो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं स्ट्रेसफुल एनवायरमेंटल कंडीशन को अवॉइड करने के लिए, एक तो माइग्रेट कर सकते हैं कि अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है, कंडीशन सुटेबल नहीं है, तो टेम्पररी वो एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, या समर और विंटर स्लीप में चले जाते हैं, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन उनमें हो जाता है, जिससे कि वो स्ट्रेसफुल अनफेवरेबल टाइम को पास कर देते हैं और उसके बाद फिर से नॉर्मल अपना लाइफस्टाइल में आ जाते हैं। तो ये एडवर्स कंडीशंस को, अनफेवरेबल कंडीशंस को अवॉइड करने के कुछ तरीके हैं, ठीक है बेटा। चलिए, A forest hardly had any carnivore. Census of herbivore animals, mammals was taken and plotted as a graph as shown below, ठीक है। Identify the curve that explain the population growth of herbivores. Give reason for your answer। देखिए, दो तरह की ग्रोथ कर्व आपको देखने को मिल रही है बेटा। पहली को क्या कहोगे आप, ये लॉजिस्टिक हो गई, जहाँ पे रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, और ये क्या हो गई, एक्सपोनेंशियल हो गई, जहाँ पे रिसोर्सेज है लिमिटेड। नॉर्मली ये सिग्मोइड होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डेविएशन है, और ये जे शेप्ड कर्व कहते हैं इसको, ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए, तो हर्बीवोर की जो पॉपुलेशन है, जैसा कि मैंने बताया, जे शेप्ड ग्रोथ कब होगी, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, ड्रास्टिकली ग्रो कर रही है बेटा। इन एब्सेंस ऑफ प्रेडेटर, कार्निवोर्स है नहीं, तो उसको हम dn अपॉन dt rn, r इज रेट ऑफ ग्रोथ, n ये इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, t टाइम हो गया, n पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, तो dn अपॉन dt rn, r क्या होता है b माइनस डी। बर्थ रेट, जिसको हम नेटेलिटी भी कहते हैं, एंड डेथ रेट विच इज नोन एज मोर्टेलिटी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आता है दैट इज ग्रोथ रेट, ठीक रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट द ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स टू सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है। विच ऑफ दिस ए और बी शोज कन्फॉर्मर्स, what does the other line graph shows, how does this organism differ from each other with reference to homeostasis, और कैटेगरी बतानी जिससे हम ह्यूमन बींग्स बिलोंग करते हैं। देखो, एक तीन तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा। तीन तरह के ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, एक होता है रेगुलेटर्स, दूसरा होता है पार्शियल रेगुलेटर्स एंड कन्फॉर्मर्स, ठीक है। ये अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो एक किसको शो कर रहा है, कन्फॉर्मर को, ये क्या हो गया कन्फॉर्मर, जो चेंज ही नहीं कर पाते। उसके बाद पूछ रहा है, अच्छा वहीं पे है, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी रेगुलेटर्स हो गए जो अपने आप को चेंज कर लेते हैं, और तीसरा होता है पार्शियल रेगुलेटर्स, ठीक है। अब डिफरेंसेस बताने कन्फॉर्मर और रेगुलेटर्स के बीच में, कि कन्फॉर्मर जो है होम्योस्टेटिस मेंटेन नहीं कर सकते, वो अपनी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं, जबकि रेगुलेटर्स में ये एबिलिटी होती है टू कीप देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। तो अब आपको पता चल गया होगा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, ह्यूमन बींग्स आर रेगुलेटर्स। तो कन्फॉर्मर्स में इसीलिए नैरो रेंज होती है जो डिस्ट्रीब्यूशन की, क्योंकि वो ज़्यादा सक्सेसफुली अपने आप को चेंज नहीं कर पाते, जबकि रेगुलेटर्स के केस में ये पॉसिबल होता है। सो दे शोज वाइड रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों, ठीक है। चलिए, एक ग्राफ लॉजिस्टिक ग्रोथ बनानी है और नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी और इस पर्टिकुलर हैबिटेट के लिए आपको स्पेसिफाई करना है। लॉजिस्टिक ग्रोथ कौन सी होती है, दो तरह की ग्रोथ मैंने आपको बताई थी, एक जे शेप्ड और दूसरी एस शेप्ड, लॉजिस्टिक एंड एक्सपोनेंशियल। ये क्या थी, लॉजिस्टिक, लैग फेज, लॉग फेज और सैचुरेशन फेज या स्टेबल फेज, है ना।
डिसेलरेशन हो जाता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन फेज होता है, तो सिग्मोइड ग्रोथ सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड। तो डी एन अपॉन डी टी एट पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगी, पॉपुलेशन की डेंसिटी या रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगी, आर। आर क्या है यहाँ पे, ग्रोथ रेट है, और के क्या है, कैरिंग कैपेसिटी है। याद रहेगा आपको, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कैरिंग कैपेसिटी भी मैं आपको बता चुका हूं कि मैक्सिमम नंबर इंडिविजुअल्स का एक पर्टिकुलर स्पीशीज का जहां पे वो सक्सेसफुली सर्वाइव कर सकें, सस्टेन कर सकें, नेचुरल हैबिटेट में एनफ रिसोर्सेज हों जिससे वो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर इंडिविजुअल्स का सपोर्ट कर सकें। उसके बियॉन्ड अगर जाएंगे, देयर विल बी नो ग्रोथ, देयर विल बी नो इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज, या इंडिविजुअल्स का नंबर नहीं बढ़ेगा। क्लियर टू एवरीवन? चलें आगे चलते हैं। नेम द इंटरेक्शन कस्कुटा शू फ्लावर, मायोराइजा रूट ऑफ हायर प्लांट्स, क्लाउन फिश टेंटिकल्स ऑफ सी एनिमल, कोयल लेइंग एग इन क्रोज नेस्ट, है ना। चारों बताने हैं आपको, चलिए बता सकते हैं आप लोग, बताइए कमेंट सेक्शन में। इसका मैं बता देता हूँ, कोयल जिसको आप बड़ा सीधा समझते हो, ब्रूड पैरासिटिज्म, बताइए बताइए फटाफट बताइए। ब्रूड पैरासिटिज्म हो गया, पैरासिटिज्म हो गया कि यहाँ पे एक को फायदा हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है। मायोराइजा म्यूचुअलिज्म, दोनों को फायदा, प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस। तीसरा एग्जांपल क्या था हमारा, क्लोन फिश टेंटेकल ऑफ अदर एनिमल, प्लस जीरो, एंड यहाँ पे वही पैरासिटिज्म है तो प्लस माइनस। तो ये चार तरह का इंटरेक्शन यहाँ पे शो हो रहा है, आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट डायग्रामेटिकली द थ्री काइंड ऑफ एज पिरामिड फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन। तो तीन टाइप के एज पिरामिड्स मैंने बताए थे आपको बेटा। सबसे पहले एक्सपेंडिंग, दूसरा टाइप होता है स्टेबल, और तीसरा टाइप होता है बच्चों डिक्लाइनिंग। तीनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बेटा ये है कि यहाँ पे जो होगा, जो प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज है, प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप जो है, उसका नंबर मैक्सिमम होगा, हाईएस्ट होगा। यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव का नंबर ऑलमोस्ट सेम होगा। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव का नंबर हाई होगा एज कंपेयर टू प्री रिप्रोडक्टिव, तो नियर फ्यूचर में पॉपुलेशन डिक्लाइन कर जाएगी। अब दूसरा पार्ट क्या है, हाउ डज एज पिरामिड फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हेल्प इन पॉलिसी मेकर फॉर प्लानिंग। सीधी सी बात है, वो देख लेंगे कि भाई कौन सी स्टेज है हमारी कंट्री की, हमारे एरिया की, हमारे स्टेट की, है ना। तो तीनों टाइप आपके लिए मैंने दिखा दिया है। ये एक्सपेंडिंग हो गई, यहाँ पे आप देख रहे हो प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज़्यादा है, रिप्रोडक्टिव उससे कम है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव सबसे कम है। समझ आ गई बात? स्टेबल में देखिए प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज़्यादा, रिप्रोडक्टिव ऑलमोस्ट बराबर, पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम। लेकिन थर्ड केस में क्या होगा, डिक्लाइनिंग में प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर सबसे कम हो जाएगा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव का उससे ज़्यादा, और फिर रिप्रोडक्टिव का उससे ज़्यादा, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव का फिर से कम हो जाएगा। तो नियर फ्यूचर में जो पॉपुलेशन साइज है वो डिक्रीज कर जाएगा बच्चों, ठीक है। तो जो एज पिरामिड की जो स्ट्रक्चर है ना, वो हेल्प करेगी। कैसे भाई, ग्रोइंग है, स्टेबल है, डिक्लाइनिंग है, इसके बेसिस पे जो डाटा मिलेगी, जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो उसके हिसाब से अडॉप्ट कर लेंगे। अगर यहाँ पे ये कंडीशन है तो प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, है ना। फैमिली प्लानिंग जैसे मेथड्स के लिए हम लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन में प्रमोट करना पड़ेगा। तो कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप का ग्रोथ है या एज पिरामिड देखने को मिल रहा है। क्लियर टू एवरीवन? चलिए 4 एबायोटिक कंपोनेंट्स बताने हैं आपको, जिसकी वजह से वेरिएशन आता है फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन ऑफ हैबिटेट, और इंपैक्ट ऑफ दिस कंपोनेंट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट हैबिटेट। चलिए थोड़ा सा डिटेल में करना पड़ेगा। ये 4 पैरामीटर्स हैं, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। सीधी सी बात है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अप टू ए लिमिट। उसके बियॉन्ड अगर हम जाते हैं तो डीनेचुरेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर के बेस पे ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के होते हैं, यूरीथर्मल एंड स्टेनोथर्मल। वाइड रेंज है तो यूरीथर्मल हो जाएंगे, अगर नैरो रेंज है तो स्टेनोथर्मल। तो इनका सर्वाइवल चांसेस, इनका एडेप्टेशन हाईएस्ट होगा, ठीक। दूसरा पैरामीटर वाटर की बात कर लेते हैं। वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, जिसकी वजह से प्लांट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेनली होता है। फ्रेश वाटर फॉर्म जो है उसी वाटर में नहीं सर्वाइव कर सकती, सैलिनिटी का चक्कर आ जाता है। स्टेनो एलाइन एंड यूरी एलाइन, फिर से वही 2 वर्ड आ जाएंगे, सैलिनिटी। तीसरा है लाइट। लाइट की इंटेंसिटी और लाइट का ड्यूरेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। ड्यूरेशन ऑफ लाइट के बेसिस पे अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स, डे न्यूट्रल प्लांट्स, एटसेट्रा।
ठीक है। इसी इसी वजह से जो लाइट की जो ड्यूरेशन है एनिमल्स में अगर देखें तो फॉरेजिंग एक्टिविटीज जो हैं वो अफेक्टेड हो जाएंगी, माइग्रेटरी एक्टिविटीज हैं वो अफेक्ट हो जाती है एनिमल्स की। और सोइल का जो टेक्सचर है, उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जो उसकी कंपोजिशन है, वो हेल्प करती है इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। तो ये चारों पैरामीटर बहुत क्रूशियल हैं, बहुत हेल्पफुल हैं इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एट डिफरेंट एरियाज, टेम्परेचर, वाटर, सोइल एंड लाइट। क्लियर टू एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन करना है, रीजन बताना है वाई टूरिस्ट विजिटिंग रोहतांग पास और मानसरोवर एडवाइज टू रिज्यूम नॉर्मल एक्टिविटी और एक्टिव लाइफ ओनली आफ्टर फ्यू डेज ऑफ रीचिंग देयर। इज इट इज पॉसिबल टू फाइंड आउट स्मॉल एनिमल्स पोलर रीजन, गिव रीजन फॉर दैट। देखिए जब हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं ना बेटा, हायर एल्टीट्यूड पे आरबीसी का नंबर डिक्रीज हो जाता है, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज होगी तो प्रॉब्लम होगी ब्रीथिंग में। इसीलिए एडवाइस किया जाता है अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, रोहतांग पास पे जाते हैं, तो पहले अपने आप को एडजस्ट कर लें, अडेप्ट कर लें, नॉर्मल एक्टिविटीज आ जाए, आरबीसी का नंबर बढ़ जाए, एंड देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम। दूसरा पार्ट जो है इस क्वेश्चन का कि जब हम पोल से सॉरी इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, या वाइस वर्सा भी कह सकते हैं, इक्वेटर से, यही तो क्वेश्चन था हमारा कि जब हम पोलर रीजन की तरफ जाते हैं तो वहां पे पोल्स पे स्मॉल साइज एनिमल्स नहीं मिलते। क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे? स्मॉल साइज एनिमल्स नॉट फाउंड ऑन पोल्स। यहां पे सीधा सीधा कोरिलेशन है सरफेस एरिया और वॉल्यूम का। सरफेस एरिया वॉल्यूम का कोरिलेशन है। देखो बेटा, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा ना तो मोस्टली जो एनर्जी है वो स्पेंड हो जाएगी ऑर्गेनिज्म की टू मेंटेन दैट प्रोसेस, है ना। इसी वजह से स्मॉल साइज एनिमल्स नॉर्मली देखने को नहीं मिलते हैं कहाँ पर, पोलर रीजन्स में। क्लियर? तो सरफेस एरिया वॉल्यूम का रिलेशनशिप अगर आपको याद है, सीधी सी बात है, सरफेस एरिया कम है तो कम एनर्जी उसको स्पेंड करनी पड़ेगी, लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा होता है सेल्स का, तो उस वजह से वो प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। होप चीज़ें समझ आई होंगी। इकोसिस्टम, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द नेचुरल प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी इज नोन एज, क्या कहते हैं बेटा उसको? उसको कहा जाता है, उसका हैबिटेट कहते हैं। ठीक है, जहां कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है, ऑर्गेनिज्म रहता है, दैट इज नोन एज इट्स हैबिटेट। ठीक है, द टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर आप कर सकते हैं यहां से, ऑप्शन बी। ठीक है, बड़ा इजी सा हो गया लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइनास एंड वल्चर्स। अब आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, टॉप कंज्यूमर हो गया, तो ये तो किसी दूसरे एनिमल को खाते हैं, तो ये तो क्या होंगे, सेकेंडरी या टॉप कंज्यूमर में से होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है बेटा, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। हाइनास और वल्चर जो है ना बेटा, वो होते हैं स्क्वेंजर्स, जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके ऊपर वो सर्वाइव करते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, स्क्वेंजर्स उनको कहते हैं। ठीक है, तो हाइनास एंड वल्चर्स आर स्क्वेंजर्स। क्लियर टू एवरीवन? चलिए अब थोड़ा सा 2 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इकोटोन, देखो 2 वर्ड है, इको मीन्स इकोलॉजी एंड टोन और टोनस। ठीक है, तो एक ट्रांजिशनल एरिया है, ट्रांजिशन का मतलब होता है कि बाउंड्री है, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे ना, एक तरफ है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अलग हैबिटेट है, अलग एरिया है, यहाँ पे दूसरी तरफ का एरिया है। ठीक है, तो ये एक ऐसा मिडिल जोन है जहाँ पर 2 बायोलॉजिकल कम्युनिटी इंटीग्रेट कर सकती हैं, कि वो रिसोर्सेज को शेयर कर सकती हैं। ठीक है, बाउंड्री ऑफ 2 और मोर इकोसिस्टम इज शेयर, दैट एरिया इज नोन एज इकोटोन। यहाँ पे आप देखिए ये बाउंड्री लाइन हो गई, ये इधर एक हैबिटेट है, यहाँ पे दूसरा हैबिटेट है। चलिए, हाउ डज डेट्रीवोर डिफर्स फ्रॉम डिकम्पोजर्स? 2015 का क्वेश्चन है। डेट्रीवोर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड डिकेड मैटर पे अपना फूड, सॉरी जो डिकेड मैटर को स्मॉल सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। 8वां वर्मी कंपोस्टिंग होती है ना इसके थ्रू, आप सबने पढ़ी है, कि सॉइल को लूज कर देते हैं और वहां से फिर फर्टिलिटी इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। जबकि डिकम्पोजर्स क्या है, वो एंजाइमेटिक ब्रेक डाउन कर देते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इसका एग्जांपल आप फंजाई दे सकते हैं। ठीक है, तो डिकम्पोजर और डेट्रीवोर ब्रॉडली हम एक ही समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है बेटा। ठीक है, चलिए 2 रीजन बताने हैं आपको जिसकी वजह से प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अलग अलग होती है अलग अलग इकोसिस्टम्स में। देखिए, एक इकोसिस्टम हम लेते हैं ग्रेजिंग इकोसिस्टम, और दूसरा हम लेते हैं पोन्ड इकोसिस्टम।
दो अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम्स हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे ग्रास है, इंसेक्ट है या ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, लेकिन इस इकोसिस्टम में बिल्कुल अलग है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, फाइटोप्लैंक्टन से जू प्लैंक्टन्स आएंगे, स्मॉल फिश, लार्ज फिश एंड सो ऑन। ना आप खुद कंपेयर करिए कि क्या डिफरेंस लग रहा है आपको प्रोडक्टिविटी में। देखिए बेटा, प्लांट स्पीशीज पे प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है किसी भी इकोसिस्टम की। पहले केस में हमने देखा था वहां पे ग्रास, और दूसरे केस में क्या थे, फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है ना। तो उनकी फोटोसिंथेटिक एबिलिटी पे वो डिपेंड करेगा कि प्रोड्यूसर्स कितनी लाइट एनर्जी को ट्रैप करके उसको फूड एनर्जी या केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। उसके अलावा जो एरिया है उस पर भी डिपेंड करेगा, इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड करेगा कि कितने न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, उनको कितना इफेक्टिवली वो यूज़ कर पा रहे हैं। तो जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और उसमें से रेस्पिरेटरी लॉसेस हम माइनस कर देते हैं तो वो क्या कहलाती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना। तो प्रोड्यूसर्स, एरिया एंड एनवायरमेंटल फैक्टर तीनों पे डिपेंड करता है, इसीलिए प्रोडक्टिविटी वेरी करती है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स। ओके एवरीवन, एक और क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन है, रिलेशनशिप बताना है प्रोडक्टिविटी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। इनको अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो जीपीपी, एनपीपी एंड एसपी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, इन तीनों के बीच का रिलेशनशिप आपको बताना है। तो एक तो यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेटरी लॉसेस को अगर हम रिमूव कर दें, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। और जो कंज्यूमर्स के पास जो एनर्जी होती है दैट इज नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो जो ग्रेन प्लांट्स ने बनाया इनिशियली वो क्या हो गया, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, लेकिन उसमें से कुछ पार्ट उन्होंने अपने मेंटेनेंस के लिए, अपने लाइफ प्रोसेस के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए यूज कर लिया, तो वो रेस्पिरेटरी लॉसेस के फॉर्म में हम उसमें से माइनस कर देते हैं, तो क्या हो गया, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो जीपीपी, एनपीपी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, क्लियर टू एवरीवन। चलिए कैसे लिखेंगे आप इसको, जो बायोमास प्रोडक्शन है उसका रेट हो गया प्रोडक्टिविटी, इसको हम ग्राम इनवर्स स्क्वायर पर ईयर में मेजर करते हैं। अब इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था, जीपीपी और एनपीपी। ये आप इस तरह से समझ सकते हो कि आपके फादर की जो सैलरी है, अगर कोई उसको कहे कि भाई आपके फादर की सैलरी 1 लाख रुपीज़, ठीक है, वो ग्रोस सैलरी है, लेकिन उसमें से बेटा कुछ वो खुद भी तो यूज़ करते हैं, कुछ उसका डिडक्शन हो जाता है, जैसे प्रोविडेंट फंड का डिडक्शन हो गया, है ना। तो वो अगर उसमें से रिमूव कर देंगे जीपीपी में से, वो डिडक्शन हमने हटा दिए, तो इन हैंड सैलरी जिसको कहते हैं ना, कि 1 लाख में से मान लो 10,000 15,000 रुपए वो कट गए, तो नेट सैलरी कितनी बची, 85,000, तो दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो जीबीपी रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फोटोसिंथेसिस के टाइम पे है, लेकिन एनपीपी जो अवेलेबल एनर्जी है हेटरोट्रॉप्स को वो होती है, और कंज्यूमर्स के पास जो जाएगी दैट इज नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, जिससे वो नया ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज करते हैं, नया ऑर्गेनिक मैटर प्रिपेयर करते हैं। ओके एवरीवन, चलिए, हाउ डज द डेड ऑर्गेनिक मैटर गेट डिकम्पोज्ड इन नेचर। तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस एक तरह से आपको बतानी है पूरी। चलिए, जो डिकम्पोजर्स होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हैं, चाहे वो फंजाई है, वो डेड डिकेड मैटर पर एक्ट करते हैं और एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है। अब जो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज हैं बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज स्मॉल सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म सब्सटेंसेज सिंपल सब्सटेंसेज की फॉर्मेशन होती है, जहाँ पे CO2, H2O और न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस हों। उस प्रोसेस को हम सिंपल वर्ड में क्या कह देते हैं, डिकम्पोजिशन प्रोसेस। बहुत बहुत वीआईपी क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये पूरी प्रोसेस जो है ना बच्चों, ये अलग अलग फेजेज में कंप्लीट होती है। इसका आगे क्वेश्चन डिटेल में है, सेम क्वेश्चन दोबारा से आ गया। देखिए, इंटर रिलेशनशिप बतानी है आपको, प्रोडक्टिविटी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्रोडक्टिविटी। थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, चीज वही है कि अभी हमने बात करी थी, जो रेट है बायोमास प्रोडक्शन का उसको हम कह देते हैं प्रोडक्टिविटी, ठीक है। और ये दो टाइप की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, दो टाइप की हो सकती है प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी बच्चों, जो प्रोड्यूसर्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑर्गेनिक मैटर के सिंथेसिस कर रहे हैं, बायोमास के सिंथेसिस कर रहे हैं पर यूनिट एरिया, दैट इज नोन एज
प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। और उसको भी हमने फिर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, उसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था ना। देखिए मैं आपको यहां पे क्लियर करता हूं, दो चीजें हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कि जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं ग्रीन प्लांट जो हैं, वो जो बायोमास प्रोड्यूस कर रहे हैं पर यूनिट एरिया, दैट इज नोन एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और ये मेनली होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू या कीमोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। अब ये जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इनिशियली जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बायोमास का प्रोडक्शन हुआ, दैट इज ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन उस जीपीपी में से रेस्पिरेटरी लॉसेस या लाइफ प्रोसेस के लिए जो एनर्जी यूज कर ली ऑर्गेनिज्म में, उसको अगर रिमूव कर दें तो क्या कहलाएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब ये जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ये पास ऑन होती है टू कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स को जो एनर्जी अवेलेबल है, दैट इज नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के पास थी, सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास है। होप अब चीजें समझ आई होंगी। चलिए, तो उसको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हमने दो पार्ट में, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड वो क्या होती है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। बट इसका कुछ अमाउंट प्लांट्स यूज कर लेते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस में, ठीक है ना। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी लेफ्ट इन प्रोड्यूसर्स आफ्टर यूटिलाइजेशन। तो जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी। और रिलेशनशिप क्या हो गया, ये आपके पास रिलेशनशिप आ गया कि ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस द रेस्पिरेटरी लॉसेस इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और ये वो एनर्जी है, ये वो बायोमास है जो अवेलेबल है हेटरोट्रोप्स को अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। इसको, इसी को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंपोर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स इन इकोसिस्टम। वेरी वेरी, वही मैं बता रहा हूं, ये डिकम्पोजिशन पे पक्का क्वेश्चन आएगा बच्चों। देखिए सीधा सा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, प्लांट हो या एनिमल हो, तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, एनर्जी है, ऑर्गेनिक मटेरियल उसके बॉडी में जो प्रेजेंट थे वो रह जाते हैं। तो डिकम्पोजर जो है वो उस ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिसके थ्रू अमोनिया, वाटर, CO2 और न्यूट्रिएंट्स सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये रॉ मटेरियल न्यूट्रिएंट की फॉर्म में रिलीज हो जाता है, जिसको दोबारा से प्लांट यूज कर लेते हैं। इसको कहते हैं न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। तो रिसाइकलिंग हो जाती है सब्सटेंसेस की। तो ये जो प्रोसेस है जिससे न्यूट्रिएंट दोबारा से एडअप हो रहे हैं हमारे इकोसिस्टम में, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चों, है ना, जिससे कि दोबारा से हमारी जो फूड चेन है वो ऑपरेशनल हो जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस होती है डिकम्पोजर्स की किसी भी इकोसिस्टम में। ओके, ये detritus decomposed step by different agents and made available as nutrients to the plants, ऐसे पूछा गया है। डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, ये क्वेश्चन आएगा बेटा इस बार। दिस क्वेश्चन विल डेफिनेटली कम, डिकम्पोजिशन प्रोसेस, या इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स हम डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। चलिए, अभी मैंने बता दिया आपको डेट्रिटस क्या होता है, रॉ मटेरियल है डिकम्पोजिशन के लिए। कि मान लो एक प्लांट है हमारे पास, उस प्लांट से एक लीफ गिर गई, आपकी एनसीईआरटी में भी डायग्राम दिया है ना, और ये धीरे धीरे डिटैच होने के बाद इसका डिकम्पोजिशन शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो प्लांट सेपरेट हुआ बेटा, तो लीफ धीरे धीरे डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। तो यही तो दिखाया गया है यहाँ पर, है ना, चाहे वो लीफ हो, बार्क हो, कोई भी पार्ट हो प्लांट का या एनिमल का, इंक्लूडिंग फीकल मैटर। तो ये एरोबिक प्रोसेस है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, अब इसके स्टेप कौन कौन से हैं, मेनली 4 स्टेप में पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है बच्चों, सबसे पहला होता है इसमें फ्रेगमेंटेशन। चलिए एक एक करके आपको सारे पॉइंट्स ही बताते हैं। देखिए पहला है फ्रेगमेंटेशन, कि जो डेट्रिटस है, डेट्रिटस जो है उसको स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना, कि जो कॉम्प्लेक्स डेड मैटर है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी, फ्रेगमेंटेशन। कि भाई बड़ा सा पीस था, उस बड़े से पीस के छोटे छोटे पीसेस बनाने हैं, फ्रेगमेंट्स हो गए नहीं, तो इस प्रोसेस को क्या कह देते हैं, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये सॉइल है, तो ये सॉइल सरफेस है। अब इसमें जो वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो धीरे धीरे पेनिट्रेट करके सीपेज के थ्रू अंदर चले जाएंगे और प्रेसिपिटेट हो जाएंगे एज अनअवेलेबल सोर्स। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लीचिंग। कि जो वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में सीपेज के थ्रू चले गए। ठीक है,
उसके बाद कैटाबोलिज्म होगा। कैटाबोलिज्म देखिए पहला क्या हुआ, ये पार्ट हो गया जिसको हम क्या कह रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, लीचिंग प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। दो दो स्टेप्स मैंने आपको क्लियर कर दिए। तीसरा स्टेप जो हो जाएगा कैटाबोलिज्म, कि जो डेट्रिटस है ये माइक्रोबियल एक्शन के थ्रू, फंगल एक्शन के थ्रू स्मॉल सिंपलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाए। ये देखिए माइक्रोबियल एक्शन इस पर स्टार्ट हो जाएगा, चाहे वो बैक्टीरियल एक्शन है चाहे वो फंगल एक्शन है, इसके थ्रू ये स्मॉल इनऑर्गेनिक पार्ट्स में टूट जाएगा, उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, एंड इन फोर्थ स्टेप ह्यूमिफिकेशन अकर्स, ह्यूमस फॉर्मेशन हो जाती है। तो न्यूट्रिएंट रिच लेयर ऑफ द सॉइल इज नोन एज ह्यूमस। तो ह्यूमस फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको क्या कहेंगे, सॉरी ह्यूमिफिकेशन, ये डार्क कलर की होती है, ठीक है ना। एंड दिस ह्यूमस एक्ट्स एज स्टोर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, स्टोर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इसको कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है बच्चों ये, ठीक है। ये रेजिस्टेंस होती है माइक्रोबियल एक्शन के अगेंस्ट एंड बहुत स्लो रेट पे इसका डिकम्पोजिशन होता है। तो अभी मैं जो बता रहा था, इट एक्ट्स एज अ रिजर्वोयर, स्टोर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ये फोर्थ प्रोसेस हो जाएगी, फोर्थ स्टेप हो जाएगा। एंड लास्टली ये पार्ट होगा, मिनरलाइजेशन हो जाएगा लास्ट में, कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस से डिग्रेड हो जाएगा माइक्रोबियल एक्शन के थ्रू और इनऑर्गेनिक मैटर न्यूट्रिएंट रिलीज हो जाएंगे इनटू द सॉइल, ठीक। तो ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं बेटा नेचर में। तो ये पूरी प्रोसेस है, ये जो पार्ट था वो सेपरेट हो गया, जैसे लीफ का एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया, इंसेक्ट्स ने खा लिया, उसके बाद वो एनर्जी के थ्रू फूड वेब में एंटर कर गया, लीचिंग प्रोसेस हुई फ्रेगमेंटेशन के बाद, देन कैटाबोलिज्म स्टार्ट हो गया, मिनरलाइजेशन हो गया और ह्यूमस की फॉर्मेशन हो गई। अर्थवॉर्म प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आप इसको स्किप नहीं करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैन कैन बी अ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कंज्यूमर। जस्टिफाई करना है खुद को, देखिए बिल्कुल होता है। आपने प्लांट को कंज्यूम किया, ठीक है, प्लांट से डायरेक्ट कोई फूड ऑब्टेन किया, फ्रूट खाया, तो आप क्या हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर। लेकिन प्लांट को खाया गोट ने या हैन ने और उसको खाया ह्यूमंस ने, तो क्या हो गए, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया या कार्निवोर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो मैन प्राइमरी कंज्यूमर भी हो सकता है और सेकेंडरी कंज्यूमर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वो प्लांट को खा रहा है डायरेक्टली या मीट ऑफ अदर एनिमल। तो वो हर्बीवोर भी हो सकता है और वो कार्निवोर भी हो सकता है, इसलिए उसको प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं और वो सेकेंडरी कंज्यूमर भी कहलाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है एक ट्रॉपिक लेवल में। तो टोटल मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी कंटेंट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ ए ट्रॉपिक लेवल एट ए पर्टिकुलर एरिया ना स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। तो टोटल मास ऑफ लिविंग मटेरियल और एनर्जी ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ ए ट्रॉपिक लेवल एट ए पर्टिकुलर टाइम एंड लोकेशन। कि मैं ये कहूँ आपको कि भाई ये एक एरिया है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म के पास 1 किलो कैलोरी एनर्जी है, टोटल 10 ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और पर डे या पर सीजन हमें स्टैंडिंग स्टेट निकालनी है, तो 1 किलो कैलोरी एक ऑर्गेनिज्म है तो टोटल 10 किलो कैलोरी एनर्जी होगी ना, तो दैट इज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया फॉर ए डे और फॉर ए पर्टिकुलर सीजन। डिपेंड करेगा हम किस में उसको मेजर कर रहे हैं। ये डिफर करता है स्टैंडिंग स्टेट से। स्टैंडिंग स्टेट का मतलब होता है बेटा द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द सॉइल। तो ये एबायोटिक कंपोनेंट की बात होगी और ये बायोटिक कंपोनेंट की बात होगी। ये एक तरह से इनऑर्गेनिक मैटर हो गया, ये ऑर्गेनिक मैटर हो गया ऑफ इकोसिस्टम। समझ आई बात? तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। इन अ फूड चेन ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट्स अ फंक्शनल लेवल नॉट ए स्पीशीज। ट्रॉपिक लेवल फंक्शनल होता है ना कि स्पीशीज। देखिए यहाँ पर प्रोड्यूसर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया इंसेक्ट हो गया ग्रास होपर के फॉर्म में, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर या क्वार्टनरी। तो ट्रॉपिक लेवल इंपॉर्टेंट है ना कि स्पीशीज। कैसे बताते हैं, देखिए ट्रॉपिक लेवल जो है बच्चों
वो फंक्शनल लेवल होता है क्योंकि उसकी स्पेसिफिक पोजीशन है एक फूड चेन में। ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाइंग ए पर्टिकुलर प्लेस इन देयर नेचुरल सराउंडिंग और इन अ कम्युनिटी, वो फीडिंग करते हैं, रिलेशनशिप शो करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। ये स्पेसिफिक पोजीशन ऑर्गेनिज्म की फीडिंग रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है कि कौन सा जो है सोर्स है उनका न्यूट्रिशन का या फूड का। देखिए सॉरी, कैसे कैसे समझ सकते हैं आप इसको, यहाँ पे इसको समझ सकते हैं हम, एक सेकेंड। देखिए ग्रास ईटिंग ऑर्गेनिजम्स हैं या ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, उसमें आपकी गोट भी आ गई, उसमें आपका डियर भी आ गया, है ना, उसमें आपके इंसेक्ट्स भी आ गए। तो स्पीशीज की इंपॉर्टेंस नहीं है ना, ट्रॉपिक लेवल की इंपॉर्टेंस है। देखो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, ग्रास इज फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जिसको हम प्रोड्यूसर्स कह रहे हैं, तो प्रोड्यूसर फ्रॉम द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल बना रहे हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ द स्पीशीज, जो भी उस पर डिपेंड कर रही है प्रोड्यूसर्स पे या फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे। समझ आई बात? तो वो फूड सोर्स पे डिपेंड करता है ना कि ऑर्गेनिजम्स पे। अब प्रोड्यूसर जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया, प्राइमरी कंज्यूमर जो हेर्बिवोर्स हैं वो सेकंड ट्रॉपिक लेवल एंड सो ऑन। सो यहां पे इसीलिए क्या है, ट्रॉपिक लेवल इंपॉर्टेंट है ना कि स्पीशीज। समझ आई बात आपको? चलिए ओके, क्या पूछ रहे हैं, बोटेनिकल गार्डन है हमारा, बहुत अच्छी बात है। ह्यूज बनियन ट्री ग्रोइंग ऑन विच हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंसेक्ट्स लिव। ठीक है, एक बड़ा सा पेड़ है जहाँ पे ह्यूज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स एंड, ठीक है, तो पिरामिड ऑफ नंबर बताना है हमें, ड्रॉ करना है पिरामिड ऑफ नंबर, हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ, तो बढ़ रहा है, ये प्लांट है, ये बर्ड है और ये इंसेक्ट है, पिरामिड ऑफ नंबर हो गया। और आपको रीजन भी बताना है कि ऐसा क्यों है, तो इन्वर्टेड हो गया है, तो सीधी सी बात है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। पिरामिड ऑफ नंबर इज इन्वर्टेड, या उसको इस तरह से हम शो कर सकते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड बायोमास शोइंग इंटरेक्शन बिटवीन ट्री। ये एनसीईआरटी का मैंने लिया है, इसको हम स्पिंडल शेप्ड भी कहते हैं। तो ये ह्यूज ट्री था, इंसेक्ट्स का नंबर सबसे ज़्यादा, बर्ड्स का नंबर उससे कम। यहाँ पे सिर्फ 3 चीज़ें दी हुई थी, इसलिए मैंने पहले वाला बनाया था कि प्लांट हो गया, बनियन ट्री हो गया, फिर बर्ड्स और सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स, है ना। इसको और एलेबोरेट किया गया है तो ये स्पिंडल शेप्ड हो जाता है, अदरवाइज ये इन्वर्टेड होता है। क्लियर टू एवरीवन? चलिए अभी 2018 का क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस आर नेम्ड एज इकोसिस्टम सर्विसेज। 4 सर्विसेज बतानी है, तो सिंपल सी बात है, क्या क्या मिलता है हमें, एयर और वाटर प्यूरिफाई होती है, ग्लोबल वार्मिंग, ड्रॉट, फ्लड्स को कंट्रोल करने में, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में, पोलिनेटर्स मिल जाते हैं हमें वहाँ से, एस्थेटिक, कल्चरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज मिलती है। बड़ा सिंपल सा आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज नेवर बीन इन्वर्टेड। बिल्कुल बेसिक सी बात है, 10th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी अकर्स। यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है एनर्जी का बेटा नेचर में, तो हमेशा प्रोड्यूसर से और कंज्यूमर की तरफ जाती है एनर्जी, एंड वहां पे 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर भी आ जाता है जो लिनमैन ने दिया था। ठीक, तो व्हेन एनर्जी फ्लो फ्रॉम ए ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट हायर ट्रॉपिक लेवल, सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट एट ईच स्टेप। ठीक है, इसलिए वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो जाता है, वो इन्वर्टेड नहीं हो सकता। ओके 2019, द टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड गिवन। देखिए प्राइमरी प्रोड्यूसर, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर। ठीक है, ड्राई वेट की बात होगी तो बायोमास हो गया, इसमें तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, खुद ही आंसर दे दिया उन्होंने। और वही क्वेश्चन आ गया दोबारा से, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। ये जो बातें मैंने आपको अभी बताई थी, 10% एनर्जी इज ट्रांसफर टू हायर एनर्जी लेवल ओनली, एंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है एनर्जी का, इसलिए वो हमेशा अपराइट होता है यूनिडायरेक्शनल फ्लो की वजह से। ठीक है बच्चों, चलिए ऑब्जर्व करना है गिवन फिगर को एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एज पिरामिड, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। देखिए प्री रिप्रोडक्टिव मैक्सिमम है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव मिनिमम है, तो सीधी सी बात है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्री रिप्रोडक्टिव ही रिप्रोडक्टिव में जाएगा और रिप्रोडक्टिव से पोस्ट रिप्रोडक्टिव बन जाएगी, तो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन हो गई ये, तो है ना, तो एक्सपेंडिंग एज पिरामिड हो गया ये, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर रिप्रोडक्टिव का नंबर ज़्यादा हो और प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर कम हो तो वो डिक्लाइनिंग हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव मैक्सिमम है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव सबसे कम है, तो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन होगी बच्चों। तो ये पिछले कुछ सालों के पीवाईक्यूज हैं जो हमने डिस्कस किए, वन शॉट अवेलेबल है आपके बायोनीति चैनल पर। थर्ड चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। सो लेट्स स्टार्ट।
तो फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द इंपोर्टेंस ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन इन कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो बेटा मैंने आपको बताया था क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर जब प्रिजर्व किया जाता है देन इट इज नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन। और क्रायो प्रिजर्वेशन का बेनिफिट या उसकी इंपॉर्टेंस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो गैमेट्स हैं, जो थ्रेटेंड स्पीशीज हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो में भी डिस्कस किया था, जो थ्रेटेंड स्पीशीज है, जो नियर एक्सटिंक्शन है, उनके पोलन ग्रेन्स को, उनके गैमेट्स को वहां पे स्टोर कर लिया जाता है जिससे कि वो लंबे टाइम तक अवेलेबल रहे और बाय दैट टाइम उनका नंबर इंक्रीज किया जा सके। जो थ्रेटेंड स्पीशीज हैं उनके गैमेट्स उनको प्रिजर्व किया जाता है वायबल और फर्टाइल कंडीशन जिससे कि वो लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व की जा सके। क्वेश्चन नंबर 2, एनसीईआरटी का डायग्राम इसी तरह का है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है, ये लार्ज ग्रुप फिशेस का हो गया कंट्रीब्यूट 50%, उसके बाद एवीज हैं, रेप्टाइल्स हैं, तो आपको ए और बी को आइडेंटिफाई करना है। तो ए बेटा हमारा हो जाएगा मैमल्स, ये एनसीईआरटी का क्लियर कट डायग्राम है, और बी हो जाएंगे हमारे एम्फीबियंस। दो ही ग्रुप बचे हमारे वर्टिब्रेट्स के, तो एम्फीबियंस एंड मैमल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट द लेवल ऑफ लेवल ऑफ बायोडायवर्सिटी रिप्रेजेंटेड बाय मैंग्रोव। एंड उसी ग्रुप में कौन सा दूसरा एग्जांपल हो सकता है? देखो मैंग्रोव्स क्या है, स्पेसिफिक एरियाज हैं, राइट। तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इकोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज एग्जांपल ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसी तरह जो रेन फॉरेस्ट हैं, वेटलैंड्स हैं, कोरल रीव्स हैं, वो बाकी दूसरे एग्जांपल्स हैं, आप इनमें से कोई भी यहाँ पर लिख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट सपोर्ट ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी। बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया था कि ये इक्वेटर है, ये इधर पोल्स हैं, इक्वेटर पे मैक्सिमम डाइवर्सिटी मिलती है, पोल्स की तरफ जाते हैं तो वो डिक्रीज करती है, राइट। इसी तरह जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं वहां पर भी जो सीजनल वेरिएशंस हैं वो कम होते हैं, कांस्टेंट एटमॉस्फेयर होता है और प्रेडिक्टेबल होता है, इसीलिए वहां पे निश स्पेशलाइजेशन और ग्रेट स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो दो मेन कंडीशंस हो गई, दो मेन रीजंस हो गए कि लेस सीजनेबल वेरिएशन, सॉरी रीजनेबल कर दिया मैंने, लेस सीजनेबल वेरिएशंस, और दूसरा यहीं से देख लेते हैं, और कांस्टेंट एनवायरनमेंट, ठीक है बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी, व्हाट डज जेनेटिक डाइवर्सिटी refers to and what is the significance of large genetic diversity। देखो बच्चे जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है? वेरिएशन इन जीन्स विद इन अ स्पीशीज, ठीक है। तो जितनी ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी उतना सक्सेसफुली ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडेप्ट कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशंस और रेस्पॉन्ड कर पाएंगे नेचुरल सिलेक्शन के टुवर्ड्स भी। तो जब वेरिएशन होता है वो सर्वाइवल एडवांटेज देगा, तो उससे क्या होगा? उससे होगा स्पेशिएशन, नई स्पीशीज की फॉर्मेशन हो जाएगी, एंड स्पेशिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन। क्लियर? तो स्पेशिएशन और इवोल्यूशन हो जाएगा जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये 2 मार्क क्वेश्चन है बेटा। यूजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन मॉडर्न एग्रीकल्चर। मॉडर्न एग्रीकल्चर में कहां पे उसको कैसे यूज कर सकते हैं? देखिए इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के साथ साथ हमारी डिमांड्स बढ़ गई हैं फूड, फाइबर और बाकी सारे प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे फूड है, फाइबर है, मेडिसिन हैं, दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं जो कि प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, वो इजीली हमें मिल जाएंगे। जो वाइल्ड वेराइटीज हैं प्लांट्स की, उनको यूज करते हैं ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए, जिससे कि डिजीज रेजिस्टेंस एंड पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स हमें ऑब्टेन हो सके। और ये तीनों मॉलिक्यूलर, जेनेटिक और स्पीशीज डाइवर्सिटी को यूज करके इकोनॉमिकली जो इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं उनका नंबर बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि बायोडाइवर्सिटी भी इंक्रीज होगी और उसके साथ साथ ह्यूमन बेनिफिट्स भी होंगे। क्लियर बच्चों? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हम लॉन्ग क्वेश्चंस में भी करेंगे इसको। इन सीटू एंड एक्स सीटू, इन सीटू एक्स सीटू का डिफरेंस बताना है। नेचुरल जहां पर है वहीं पे अगर किया जाए तो इन सीटू, ठीक है, और स्पेशल एरियाज में किया जाए तो वो क्या हो जाता है? एक्स सीटू। तो ये तो एक डिफरेंस हो गया कि प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज इन नेचुरल हैबिटेट, एंड यहां पे क्या हो जाएगा एक्स सीटू में? एक्स का मतलब बाहर जाना, ठीक है। तो स्पेशल केयर एरियाज में उनको प्रोटेक्ट करना। फिर आप एग्जांपल लिख दीजिए, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, और यहाँ पर बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, आप क्रायो प्रिजर्वेशन यहाँ डाल सकते हैं। तो ये डिफरेंसेस आप मेंशन कर देंगे। हम आगे भी इसको लॉन्ग क्वेश्चंस में भी डिस्कस करेंगे। बायोडाइवर्सिटी मस्ट बी कंजर्व्ड एज इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैनी इकोसिस्टम सर्विसेज दैट नेचर प्रोवाइड्स। तो 2 ऐसी सर्विसेज के बारे में बताना है, ठीक है। तो देखिए जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो ड्रॉट और फ्लड्स को, अगर हम एफोरेस्टेशन करते हैं, एफोरेस्टेशन से क्या होगा कि जो
सोइल इरोजन की प्रॉब्लम है वो कम हो जाती है, सोइल इरोजन कम हो जाएगा तो फ्लड के चांसेस कम हो जाएंगे, वेजिटेशन ज्यादा होगा तो ड्रॉट के चांसेस कम होंगे क्योंकि वाटर साइकिल ऑपरेट करती रहेगी, राइट। इसी तरह वाइल्ड लाइफ को, मतलब अगर हम इंसेक्ट, स्पेशली मैं एग्जांपल ही बता देता हूँ, इंसेक्ट स्पीशीज को अगर हम प्रोटेक्ट करते हैं, एंड इंसेक्ट्स आर बेस्ट पोलिनेटर्स, तो पोलिनेशन प्रोसेस स्मूथली चलती रहेगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं इकोसिस्टम की जो हेल्पफुल होती है कंजर्वेशन के लिए और इससे हमें भी बेनिफिट होता है। वाई certain regions are declared as biodiversity hotspots by environmentalists. Biodiversity hotspot का मतलब होता है areas having rich biodiversity. Areas having rich biodiversity are known as biodiversity hotspots. इंडिया में 3 है, ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट एंड इंडो बर्मा रीजन। क्लियर टू एवरीवन? चलिए, तो हॉटस्पॉट्स ऑफ इंडिया, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, ईस्टर्न हिमालय एंड इंडो बर्मा रीजन। ठीक, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 causes of बायोडाइवर्सिटी लॉस। ये आपका बहुत बहुत वीवीवीआईपी मैंने पहले भी बताया था जब हम चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। एविल क्वार्टेट, 4 दुश्मन हमारे एनवायरमेंट के, बायोडाइवर्सिटी लॉस के, हैबिटेट लॉस कि अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हमने जो उनके नेचुरल हैबिटेट्स थे ऑर्गेनिजम्स के, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, हम सेल्फिश हो गए। ओवर एक्सप्लॉयटेशन कि जहां से जितना मिले नेचर से उतना निचोड़ लो, ज्यादा फ्यूचर का सोचना ही नहीं, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ है। एलियन स्पीशीज, ये नोइंगली या अनोइंगली हुआ, जैसे कैरेट ग्रास को इंट्रोड्यूस किया गया पार्थेनियम, जिसकी वजह से उसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। दूसरा था टेरर ऑफ बंगाल। आप में से कितनों को इसका दूसरा नाम पता है? कमेंट सेक्शन में बताइए। इकोर्निया के अलावा भी इसका एक नाम होता है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड को एक्सटेंशन, तेरा मेरा साथ वाला मैंने बताया था, प्लांट पोलिनेटर म्यूचुअलिज्म। तो ये 4 मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से बहुत लॉस हुआ है बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है बच्चा, तो 10 क्वेश्चन अभी तक हमने किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिफाई विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल सॉरी वेयर डेलिब्रेट अटेम्प्ट बाय ह्यूमन हैज लेड टू एक्सटिंक्शन। एंथ्रोपोजेनिक रीजन पूछ रहा है वो। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। तो हमने ही तो सारे कांड किए हैं अभी तक। बायोडाइवर्सिटी का सत्यानाश किसने किया है? इंसानों ने किया है। तो ये भी एलियन स्पीशीज इन्वेशन का एग्जांपल पूछ रहे हैं। मैंने 3 एग्जांपल बताए थे आपको। पहला देखिए यहाँ पे नाइल पर्च का, जो कि प्रीडेटर फिश है, उसको विक्टोरिया लेक में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो चिचेड फिश जो थी, जो वहां की नेटिव फिश थी, उस पर उसने फीड करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये हो गई एक्सटिंक्ट। और इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या हुआ? को एक्सटिंक्शन भी हो गया। मतलब एलियन स्पीशीज इन्वेशन में लीड्स टू को एक्सटिंक्शन। कि नाइल पर्च भी, हालांकि एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं है, बट यहां पर नाइल पर्च भी, क्योंकि उसको फूड नहीं मिला तो वो भी मर गई। ठीक है ना? तो इसकी वजह से, एलियन स्पीशीज इन्वेशन की वजह से, जो नेटिव स्पीशीज थी उसका भी एक्सटेंशन हो गया वहां पर बच्चों। चलिए, Why are sacred groves highly protected? Sacred groves क्या होते हैं पहले आपको पता होना चाहिए। Areas which are protected, areas which are protected due to ethical या हम कह सकते हैं worship issues, उसकी वजह से जिनको प्रोटेक्ट कर दिया गया, they are known as sacred groves. The sacred groves are forest or land areas, fragments regenerated अराउंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप। वही बात आ गई, हाईली प्रोटेक्टेड बाय सर्टेन कम्युनिटीज। इसका बेस्ट क्लासिकल एग्जांपल मैंने बताया था राजस्थान में। आप में से कितनों को याद है? प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। राजस्थान में बिश्नोई कम्युनिटी, बिश्नोईज, उन्होंने किसकी बैंड बजाई? सलमान खान की। अभी तक कोर्ट के चक्कर काट रहा है। क्या किल किया था? चिंकारा। चिंकारा किल करने की वजह से सलमान खान को बिश्नोई कम्युनिटी ने आज तक कोर्ट में घसीटा हुआ है। क्यों है ये इंपॉर्टेंट? क्यों ये है प्रोटेक्टेड? बिकॉज ये रिलीजियस इंपोर्टेंट के एरियाज हैं उन कम्युनिटीज के लिए। तो ये लोग वहां पे किलिंग, वहां पे पोचिंग, वहां पे कटिंग ऑफ प्लांट्स अलाउ नहीं करते, स्ट्रिक्टली बैन होता है। और ये एक तरह से मेथड है इन सिटू कंजर्वेशन का, जहां पे है वहीं पे प्रोटेक्ट हो गए। उसके अलावा मध्य प्रदेश में भी मैंने कुछ एरिया बताए थे, महाराष्ट्र, है ना? तो ये सारे आपको रिवाइज करने हैं। चलिए, अब 3 मार्क्स क्वेश्चंस की बात करते हैं हम। There are many animals that have become extinct in wild but continue to maintain in zoological park. हमने उसका ex situ conservation कर दिया, ठीक है? तो चलिए, मैंने पहले आपको आंसर बता दिया। What type of biodiversity conservation observed in this case and explain any other 2 ways which help in this type of conservation. चलिए, आपने माइंड मैकअप कर लिया कैसे आंसर लिखना है इसका? बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर्स होने चाहिए बेटा आपके, बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी इधर उधर।
देखिए एक्स2 कंजर्वेशन हो गया कि स्पेशल एरियाज क्रिएट करके उसको कंजर्व किया गया, इसलिए वो क्या हो गया एक्स2 कंजर्वेशन कि एज इट इन्वॉल्व थ्रेटेंड एनिमल इन स्पेशल कंडीशन, उनके नेचुरल हैबिटेट के अलावा, जिससे कि उनको प्रोटेक्ट हम कर सके। इसके अलावा और कौन से मेथड होते हैं एक्स2 कंजर्वेशन के? उसके अलावा होते हैं प्लांट्स के लिए अगर मैं बात करूं तो बोटेनिकल गार्डन, एनिमल्स के लिए बात करें तो वाइल्ड लाइफ सफारीज होती है, उसके अलावा क्रायो प्रिजर्वेशन आप कर सकते हो, सीड बैंक्स होते हैं, जीन बैंक्स होते हैं, ये सारे मेथड्स हैं एक्स2 कंजर्वेशन। ठीक है बच्चों, चलिए while Bengal tigers are protected in special settings in zoological park, tiger reserves are maintained in western Ghats। तो ये दो अप्रोचेस कैसे एक दूसरे से डिफर करती हैं, और क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक बार बार आ रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। चलिए देखते हैं। देखो बच्चों, जब हम बंगाल टाइगर को स्पेशल सेटिंग्स में जूलॉजिकल पार्क में प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो वो तो क्या है एक्स2। ठीक है, जूलॉजिकल पार्क में कर रहे हैं तो एक्स2 कंजर्वेशन है, और जब वेस्टर्न घाट्स में हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो दैट इज इन सिटू, क्योंकि उसके नेचुरल कंडीशंस में हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक्स2 में उसको आर्टिफिशियल एरियाज, स्पेशल प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए गए, उनके थ्रू उनका प्रोटेक्शन किया गया, लेकिन यहां पर हम उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में उसको कंजर्व कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इन सिटू कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट, एंड एक्स2 प्लेसिंग थ्रेटेंड स्पीशीज इन स्पेशल केयर यूनिट फॉर देयर प्रोटेक्शन। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारे एग्जांपल्स हैं इन सिटू कंजर्वेशन के, जबकि बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, अभी पीछे मैंने बताया क्रायो प्रिजर्वेशन, सीड बैंक, जीन बैंक, ये सारे एग्जांपल हैं एक्स2 कंजर्वेशन के। ठीक है, अब क्रायो प्रिजर्वेशन की इंपोर्टेंस क्या है कि लिक्विड नाइट्रोजन में आप उसको स्टोर करते हो, लिक्विड नाइट्रोजन में -190 डिग्री सेल्सियस पे उसको स्टोर किया जाता है, जिससे कि जो थ्रेटेंड स्पीशीज है, नियर एक्सटिंक्शन स्पीशीज है, उनको वायबल और फर्टाइल कंडीशन में लॉन्ग टाइम तक हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। एग्स को इनविट्रो फर्टिलाइज किया जा सकता है, और प्लांट्स को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किया जाता है टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू। तो ये तरीका हो गया, ये इसके एप्लीकेशंस हो गए क्रायो प्रिजर्वेशन के। तो इन सिटू एक्स2 क्रायो प्रिजर्वेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसमें क्वेश्चन आते ही हैं बच्चों। ठीक है, चलिए, एलियन स्पीशीज आर हाईली इन्वेसिव एंड आर अ थ्रेट टू इंडिजिनस स्पीशीज, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद एनी 3 एग्जांपल। मैंने एनसीईआरटी के तीनों एग्जांपल आपको दिए थे, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए वो तीनों एग्जांपल्स क्या थे। अभी भी मैंने पीछे 2 बताए हैं, प्लीज आप फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। देखिए, नाइल पर्च लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि किस पे फीड करता था, सिचिड फिश पे, जिसकी वजह से ये फिश हो गई एक्सटिंक्ट। लेकिन प्रॉब्लम कहां हुई, ये तो एलियन स्पीशीज इन्वेशन हो गया कि एक की वजह से दूसरा खत्म हो गया, लेकिन जब नाइल पर्च जो कि इस फिश पे फीड करती थी वो एक्सटिंक्ट हो गई, तो उसको भी फूड नहीं मिला, और इसकी वजह से इसकी भी डेथ हो गई। क्लियर? चलिए, दूसरा, एनवायरमेंटल डैमेज एंड caused and threat posed to our native species, दूसरा एग्जांपल कैरेट ग्रास, अभी अभी मैंने बताया था पार्थेनियम इंडिया में जो इंडिजिनस प्लांट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है। लेंटाना एंड वाटर हाइसिंथ, मैंने इसका नाम पूछा था आपसे दूसरा, इकोर्निया के अलावा, अभी भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। तो 3 नाम कोई सा भी आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इकोर्निया, वाटर हाइसिंथ एंड टेरर ऑफ बंगाल एक ही बात होती है। तो जो इलीगल इंट्रोडक्शन है अफ्रीकन कैटफिश का, क्लेरियस का, एक्वाकल्चर प्रोसेस के लिए, उसकी वजह से जो इंडिजिनस, जो वहां की जो नेटिव स्पीशीज है कैटफिशेस की, उनके लिए थ्रेट हो गया है। तो ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के बारे में सोचें, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स की वजह से हम स्पीशीज का एक्सटिंक्शन कॉज ना कर दें या उसके लिए रेस्पॉन्सिबल ना हो जाए बच्चों, ये सब ध्यान देने की बातें हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ये नॉर्मली पॉइंट्स में आते हैं, पार्ट्स में आते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। व्हाई देयर इज अ नीड टू कंजर्व बायोडायवर्सिटी, नेम एंड एक्सप्लेन एनी 2 वेज दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। यहाँ पे आप अपने वो जो फेवरेट आपका है एविल क्वार्टेट, वहां से कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप खुद सोच के देखिए कि
नेचर से आपको क्या क्या मिल रहा है, और अगर ये कंजर्व नहीं होगा तो हमें क्या नहीं मिलेगा। आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा बच्चे। चलिए देखते हैं। देखिए, दो तरह के यूजेस होते हैं। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन ये भी जरूरत होती है। देखिए, फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूं आपके लिए, तो तीन इंपॉर्टेंट एफ क्या है? फायरवुड, दूसरा फूड, और तीसरा प्लांट्स को, सॉरी एनिमल्स को फोडर मिलता है। ठीक है, बहुत सारे मेडिसिनल इंपोर्टेंस है, ड्रग्स मिलती हैं, है ना, मेडिसिन मिलती हैं, ये फायदा हो गया। बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ गम्स, रेजिन्स, टेनिन्स, ये सारे मिलते हैं। तो ये तो होते हैं शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं, बायोडाइवर्सिटी से मिलते हैं, ठीक है ना। लेकिन ब्रॉड टर्म प्रोडक्ट्स की बात करें, ब्रॉड टर्म बेनिफिट्स की बात करें, तो जो अमेजन फॉरेस्ट है, अमेजन फॉरेस्ट इज नोन एज लंग्स ऑफ द प्लेनेट, और जो 20% ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड करने का काम करते हैं हमारे नेचर में। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 इज फिक्स्ड बाय दिस अमेजन फॉरेस्ट, तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। और तीसरा, एथिकल रीजंस, कि हर स्पीशीज अपने आप में यूनिक है। ठीक है, तो हमारी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है कि इस बायोलॉजिकल लीगेसी को हमारे फ्यूचर जनरेशन में हम ट्रांसफर करें, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाएं, जिससे ब्रॉड टर्म्स में हम वो जो सारे रिसोर्सेज हैं अपने फ्यूचर जनरेशन को पास कर सके। ठीक है, तो अब आप देखिए, दो वेज मैंने बताए थे प्रिजर्वेशन के, सॉरी कॉजेज बताए थे बायोडाइवर्सिटी लॉस के। मैंने कहा था एविल क्वाड्रेट में से आप दो ले सकते हैं। तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ये मेन रीजन है कि हमने अपने शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए, इनके इस रीजन के लिए हमने डिग्रेड कर दिया पूरे सराउंडिंग नेचर को, और खुद की सर्वाइवल के लिए भी हमने क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है। और को एक्सटिंक्शन, कि जब एक होस्ट ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट होगी तो जो पैरासिटिक स्पीशीज है, जो प्रे है, जो प्रीडेटर है, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो ये को एक्सटिंक्शन इज अनदर एग्जांपल। इसमें प्लांट पोलिनेटर मैंने बार बार बताया। ठीक है, कैटफिश और चिचिड फिश का एग्जांपल आपने देखा ऑलरेडी। तो ये दो मेन रीजंस हैं। इसके अलावा दो और रीजंस हैं, वो आपको पता ही है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, और चौथा क्या है वो आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। चलिए, ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप यूजिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया हुआ है। एक्सप्लेन गिविंग रीजंस व्हाई देयर इज अ ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिकल रीजन, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये बताया था मैंने आपको। इक्वेटर पोल के साथ साथ मैंने बताया था ट्रॉपिकल में क्या क्या होता है, रिवाइंड कीजिए, कोई बात नहीं, दोबारा बताता हूँ। देखिए, ये किसका एक्सपेरिमेंट था? वॉन हम्बर्ट। उन्होंने ये कहा था, हम्बर्ट साहब ने ये कहा कि भाई अगर कोई नया हैबिटेट है तो जो स्पीशीज रिचनेस है ड्रास्टिकली इंप्रूव करती है, बट अप टू ए लिमिट, एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद वो चीजें लिमिटेड हो जाती हैं। ठीक है, कैसे लिखोगे आप इसको? देखिए, वॉन हम्बर्ट साहब ने ऑब्जर्व किया कि स्पीशीज और एरिया का रिलेशनशिप देखा जाए, तो उन्होंने कहा कि एरिया एक्सप्लोर्ड है जो, उसको इंक्रीज करेंगे तो स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज होगी, बट अप टू ए लिमिट। और इसके लिए क्या आता है, जो ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं तो हाइपरबोला, रेक्टिलिनियर हाइपरबोला ग्राफ ऑब्टेन होता है। ठीक है, इक्वेशन आपको याद रखनी है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। S इज इक्वल टू C A Z। S इज स्पीशीज रिचनेस, A इज एरिया, C इज कांस्टेंट एंड Z इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट, कांस्टेंट फॉर द इक्वेशन। ठीक है, उसके अलावा स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है लॉगरिथमिक फॉर्म, log S इज इक्वल टू log C प्लस Z log A। नॉर्मली मोस्टली केसेस में 0.2 से 0.6 की वैल्यू आती है, लेकिन लार्ज कॉन्टिनेंट को, अगर पूरे कॉन्टिनेंट को अगर हम कंसिडर करते हैं तो वैल्यू आ जाती है 1.2 से 1.6 तक। ठीक है, रिग्रेशन कांस्टेंट की या रिग्रेशन कोएफिशिएंट की बच्चों। अब तीन डिफरेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से स्पीशीज रिचनेस ज्यादा मिलती है, ज्यादा पाई जाती है। पहला तो मैंने बताया था आपको कि जो लैटिट्यूड्स है ट्रॉपिकल एरियाज में, वहां पे कांस्टेंट सोलर एनर्जी अवेलेबल होती है। कि अगर उसकी आप पोजीशन देखोगे, ये पोजीशन है, तो ये यहाँ पे जो सनलाइट है, इट इज अवेलेबल ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, तो कांस्टेंट सनलाइट अवेलेबल है। और जब कांस्टेंट सनलाइट अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर, तो सीजनल वेरिएशंस भी कम हो जाते हैं। सीजनल वेरिएशंस कम हो जाएंगे तो अडेप्टेशंस कम होंगी, तो ऑर्गेनिज्म
इजीली अपने आप को सर्वाइव करवा पाएगा। ठीक है, तो सोलर जो एनर्जी है वो रेगुलरली अवेलेबल है, तो जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो स्पीशीज डाइवर्सिटी अपने आप बढ़ जाती है। दोनों आप कह सकते हैं इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं। लेस सीजनल वेरिएशन, मैंने अभी बताया आपको कि कंडीशन कांस्टेंट रहती है, जिसकी वजह से वेरिएशंस नहीं आती, तो स्पीशीज रिचनेस बढ़ जाती है। और जो ड्रास्टिक कंडीशंस हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ पे ग्लेशिएशन जैसे जो आइस एज के टाइम पे हुआ, ये सारी चीजें टेम्परेट रीजन्स में हुई, ना कि ट्रॉपिकल एरियाज में। तो जिसकी वजह से ये जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं ऑलमोस्ट अनडिस्टर्ब रहे, और जब अनडिस्टर्ब रहेगा तो कंटिन्यूअसली वहां पे स्पीशीज का नंबर बढ़ता रहा, स्पीशीज की डाइवर्सिटी बढ़ती रही, और हम कह सकते हैं स्पीशीज रिचनेस हाई होती चली गई। तो ये तीन रीजन की वजह से ट्रॉपिकल एरियाज में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू टेम्परेट रीजन। क्लियर बच्चों? तो ये हमने लगभग 15 से 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए, सारे के सारे पीवाईक्यूज की हमने बात कर ली। ऑलरेडी मैं आपको वन शॉट वीडियो थ्योरेटिकल पार्ट का दे चुका हूं। अब कीप स्टडिंग, गुड लक।